वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 9वीं भूगोल। वाह, कितना सुंदर समुद्र, उछलती लहरें। और ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के भूगोल में पाठ 6 में। पाठ 6 जो है ये प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी। और हमारे पाठ का नाम है समुद्री जल के गुणधर्म। ये तो आप स्लाइड देखकर ही समझ गए होंगे। कितना सुंदर दृश्य, समंदर की लहरें उछाल मारती हुई, और ये दृश्य मनुष्य को हमेशा ही आकर्षित करता रहा और इसी आकर्षण ने मनुष्य को प्रेरित किया समुद्र के बारे में और बहुत कुछ। तो जितना कुछ भी हमने जाना है, आज उनमें से कुछ मुद्दों पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर समुद्र आखिर कितने क्षेत्र में समाया हुआ है और जमीन कितनी है। तो हमारी जमीन है 29.2% और पानी का जो एरिया है वो है 70.8%। और आपने पढ़ा है इसके पहले बच्चों कि इसीलिए धरती को, हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। समुद्र के जो पानी है, इस पानी के 3 महत्वपूर्ण गुणधर्म है समुद्री जल का। एक है तापमान, दूसरा है क्षारता और तीसरा है घनत्व। तो इस पाठ में हम इन 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और आज के वीडियो में हम तापमान पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पृथ्वी के ग्लोब का मानचित्र, और इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले महासागरों की चर्चा दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, सदर्न ओशन, जिसे हम दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। तो हमने इसके पहले पढ़ा है, कक्षा 6वीं में भी पढ़ा है, कक्षा 7वीं में पढ़ा है, समुद्र के बारे में कुछ जानकारी ली है। तो उसमें एक प्रश्न आता है हमारे सामने कि संसार में सबसे बड़ा जल संचय कौन सा है। यानी पानी तो है, पूरे सागर से हमारी धरती पूरी घिरी हुई है,
सागरों से। तो सबसे बड़ा सागर जिसे हम महासागर कहते हैं वो कौन सा है? अब यहाँ पर हमने बहुत सारे सागर हम देखे, हमने प्रशांत महासागर देखा, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। तो इन महासागरों में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है, ये हम जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा ये है प्रशांत महासागर। और उसी तरह से हम यहाँ पर भी देख रहे हैं प्रशांत महासागर। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रशांत महासागर दो जगह पर है क्या? ऐसा नहीं है बच्चों, ये हम फ्लैट मानचित्र देख रहे हैं। क्या हमारी धरती ऐसी फ्लैट है क्या? ऐसे पेपर पे इस तरह से हम धरती को रख सकते हैं क्या? नहीं, हम सब जानते हैं कि हमारी धरती जो है, पृथ्वी जो है वो एक गोल है, इस तरह का गोल है। तो ये जब गोल रहता है तो ये जो है पूरा एरिया, ये है प्रशांत महासागर का एरिया। ये हम देख रहे हैं, ये पूरा जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से छोटे छोटे टापुओं को हम देख रहे हैं। ये सब इस सबको लेते हुए यदि हम चले तो ये जो सारा जल संचय का हमें दिखाई दे रहा है, ये नीला, ये पूरा इतना जिसने पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है वह है प्रशांत महासागर। तो संसार का सबसे बड़ा जल संचय कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। अब दूसरा मुद्दा हमारे सामने आता है कि समंदर का पानी जो है खारा होता है। तो ये प्रश्न हमारे मन में उठता है कि कुएं का पानी तो मीठा होता है, नदी का पानी मीठा होता है। मीठा मतलब शक्कर घुला हुआ नहीं है, मीठा मतलब पीने में अच्छा लगता है, उससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन सागर के पानी से, सागर का पानी खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, उस पानी से हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। तो ये पानी आखिर खारा क्यों होता है? सागरीय जल खारा क्यों होता है? इसके बहुत सारे उत्तर हैं। पहला है, भूपृष्ठ के क्षार पानी में घुल जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले क्षार जो हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। जब बारिश होती है तो उस पानी में वो क्षार घुल जाते हैं और बारिश का पानी अंततः बहते बहते समुद्र में मिल जाता है। उसके बाद है, जैसे मैंने कहा कि ये जो पानी में जो क्षार घुल जाता है वह पानी नदियों में जाता है और नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है। और ये क्रिया लाखों वर्षों से हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये आज बारिश हुई और पानी में क्षार घुले और नदी में मिले और समुद्र में चले गए। ये आज की बात नहीं है। जब से हमारी पृथ्वी बनी है, यह जो चक्र है, सृष्टि का जो चक्र है, ये चलता आ रहा है। वाष्पीभवन के कारण समुद्र के पानी का ही वाष्प बनता है। हम सब जानते हैं, जब हमने वर्षा चक्र पढ़ा होगा, जल चक्र के बारे में पढ़ा है, तो हमने उसमें देखा है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो समुद्र के ऊपर का पानी, जो समुद्र का पानी है, वो भाप बनकर ऊपर जाता है। समुद्र का पानी ऊष्मा से गर्म होता है और वो भाप बनता है, वाष्प बनता है। तो ये जो वाष्पीभवन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें समुद्र के जो पानी है उसी का वाष्पीकरण होता है, वही भाप बनता है। बाकी जो समुद्र में अन्य खनिज मिले हुए हैं, उन खनिजों का वाष्पीकरण नहीं होता है। तो समुद्र के पानी का ही वाष्प बनता है। तो इससे होता क्या है कि पानी तो भाप बन के उड़ गया, लेकिन जो उसमें क्षार है या अन्य खनिज कण हैं, वो समुद्र में ही रह जाते हैं, क्षार वहीं रह जाते हैं। और इस कारण सागरीय जल खारा होता है, क्योंकि केवल किसी एक क्षेत्र की नदी आके समुद्र में नहीं मिलती। पूरे दुनिया भर में जहां जहां भी भूप्रदेश हैं, उन भूप्रदेशों में बहने वाली नदियां अंततः सागर में मिल जाती हैं। तो उन नदियों में प्रवाहित होकर आया हुआ क्षार वो भी समुद्र में मिल जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया लाखों लाखों साल से चली आ रही है। तो कितना सारा क्षार उस पानी में मिला होगा महासागर में, सागर में। तो इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। अब हम जानेंगे समुद्री जल के तापमान के बारे में। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। हम इसमें देखते हैं कि कभी पारा ऊपर चढ़ता है तो
तो कभी पारा नीचे आ जाता है। पारा ऊपर चढ़ना मतलब तापमान बढ़ना और पारा का नीचे आना मतलब तापमान कम होना। तो समुद्री जल का तापमान भी हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, कहीं कम होता है तो कहीं ज्यादा होता है। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान सर्वत्र समान नहीं होता। बच्चों ध्यान देना, शब्द जो है पृष्ठीय तापमान। पृष्ठीय मतलब समुद्र का जो जल है उसके ऊपरी जो सतह है उस सतह का तापमान सब जगह एक जैसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो हम देखें। यह तापमान अक्षांश रेखाओं के अनुसार बदलता रहता है। अक्षांश रेखाओं के पास हम सब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर खींची गई आड़ी रेखाएं या हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो जो पृथ्वी का जो समुद्री जल है उसका पृष्ठीय तापमान हर जगह एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि यह तापमान अक्षांश रेखाओं के अनुसार बदलता है। पृष्ठीय तापमान विषुवत रेखा के समीप तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य अक्षांशीय रेखीय प्रदेशों में यह 16 डिग्री सेल्सियस होता है और ध्रुवों के समीप 2 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी आपने सोचा इसका कारण क्या है? आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने इसको पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि विषुवत रेखा के आसपास सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए उस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास समुद्र का तापमान जो है, पृष्ठीय जल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं, फलस्वरूप उन क्षेत्रों में ऊर्जा का वितरण, सूर्य की ऊष्मा का वितरण थोड़ा उसकी तीव्रता कम हो जाती है, इसलिए वहां पर पृष्ठीय जल का तापमान भी कम हो जाता है और वह 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जब हम ध्रुवों के पास पहुंच जाते हैं यानी 65 डिग्री अक्षांश उत्तर से लेकर ध्रुवों तक और उसी तरह 65 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक दक्षिणी अक्षांश में, वहां सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी हो जाती हैं, तो वहां पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि जमीन और समुद्र के तापमान में क्या अंतर होता है? ये सब हम पुनरावर्तन कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम आगे आने वाली जानकारी को आसानी से समझ सकें। तो जमीन जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। उसकी तुलना में समुद्र का पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेश की ओर समुद्री जल के तापमान में कौन सा अंतर दिखाई पड़ता है? अभी मैंने बताया आपको, ध्यान में आया ना? विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेश की ओर समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान कम होता जाता है। अभी हमने देखा था कि विषुवत रेखा के आसपास 25 डिग्री सेल्सियस, मध्य अक्षांश रेखा के आसपास 16 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव क्षेत्रों के आसपास 2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान कम होने लगता है। अब हम पढ़ेंगे समुद्री जल के तापमान के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान और गहराई के अनुसार उसके विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक समुद्र के बारे में बहुत कुछ जानने पर लगे हुए हैं। तो उस खोज के अंतर्गत ये बात सामने आई है कि समुद्र जल का पृष्ठीय तापमान कुछ अलग होता है और गहराई के अनुसार उसके तापमानों में जो परिवर्तन आता है उसमें क्या अंतर है, क्यों आता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ऐसी बहुत सारी बातों का लगातार अध्ययन चलते रहता है। समुद्री जल के पृष्ठीय तापमान पर चक्रवात, वर्षा, समुद्री लहरों, समुद्री जल धाराओं,
क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण प्रवाह, ऋतु आदि का भी परिणाम दिखाई देता है। यानी समुद्र जल का जो पृष्ठीय तापमान है, समुद्र जल की ऊपरी जो सतह है, उसके तापमान में क्यों परिवर्तन आता है, तो ये सारे उसके कारक हैं, सारे उसके मुद्दे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चक्रवात के कारण फर्क पड़ता है, वर्षा है ना, समुद्री जल धाराओं के कारण, यानी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके कारण समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान बदलते रहता है। समुद्री जल धारा का समुद्री जल के तापमान पर परिणाम होता है। जिस क्षेत्र से ठंडी जलधारा बहती है, उस क्षेत्र में समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान कम होता है, और जिस क्षेत्र से गर्म जलधारा बहती है, उस क्षेत्र में समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सागरीय जल का तापमान अलग अलग अक्षांशीय भागों में और उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं में गहराई के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक ग्राफ दिया हुआ है, आकृति 6.1 में गहराई और समुद्री जल का तापमान दर्शा रहा है। जो इस आकृति को हम समझने का प्रयास करते हैं और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे जैसे हम आकृति को समझते जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए आसान होते जाएंगे। इस आकृति में हम देखते हैं, ये है एक्स एक्सिस जिसमें तापमान सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, और ये है वाई एक्सिस जिस पर गहराई मीटर में दी गई है। अब ये किस संदर्भ में है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये समुद्री जल के तापमान के बारे में। तो ये समुद्री जल की सतह है जो यहाँ पर, और ये समुद्री जल की गहराई है। समुद्री जल की सतह पर जो तापमान है, और फिर उसके आधार पर हम समुद्री जल की गहराई में क्या तापमान है, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे हम प्रश्न पर पहुंचते जाएंगे, हम अपनी बात पहुंचते जाएंगे और आपको ये ग्राफ भी समझ में आएगा और प्रश्न का उत्तर भी। तो पहला प्रश्न है, उष्ण कटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम तापमान कितना है? अब पहले हम इस चित्र को देखें। यहाँ पर क्या पूछा गया है, उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कहाँ लिखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि उष्ण कटिबंध यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है उष्ण कटिबंध। अब हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि उष्ण कटिबंध में समुद्र जल का अधिकतम तापमान, तापमान कहाँ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। तो हम पहुंचेंगे उष्ण कटिबंध एक्स एक्सिस पे, कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ का अधिकतम तापमान कितना है, तो ये जो सिंबल दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, 15 डिग्री और 20 डिग्री। अब ये जो उष्ण कटिबंध की रेखा है, ये 20 से थोड़ा पहले है, यानी ये 19 डिग्री सेल्सियस। तो उष्ण कटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा प्रश्न इसी में है कि यह तापमान 500 मीटर गहराई पर कितना होगा। अब हम गहराई पे आ जाते हैं, 500 मीटर की गहराई हम देख रहे हैं, ये हमारी 500 मीटर की गहराई। अब यहाँ पर ये तापमान कितना होगा, तो ये तो गहराई में हम आ गए। अब हम तापमान पर चलें, तो तापमान कहाँ है, ये ऊपर इस एक्स एक्सिस में। तो ये तापमान 10 से थोड़ा आगे हम सब पहुँच गए हैं, तो ये जो होगा ये 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो 500 मीटर गहराई पर तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस। अब अगली आकृति में हम देखते हैं, आकृति वही है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास कितना होता है। प्रश्न देखकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत हम इस आकृति में आते हैं और देखते हैं मध्य अक्षांश रेखा प्रदेश कहाँ है। तो ये है हमारा मध्य अक्षांश रेखा प्रदेश, पूरा ये दिया हुआ है। इन प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान, तापमान के लिए हमें कहाँ आना है, एक्स एक्सिस में आना है। समुद्री सतह के पास पूछ रहा है, तो सीधे हम यहीं पहुंच जाएंगे। यदि गहराई में पूछता तो हम यहाँ कहीं होते, लेकिन ये समुद्री जल की सतह है, तो इस सतह पर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ तापमान कितना है, तो देखते हैं, यहाँ तापमान हमको दिखाई दे रहा है, ये मध्य अक्षांश रेखा प्रदेश की रेखा यहाँ पे आ रही है, ये 15 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा पहले है, तो ये लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान।
मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में समुद्री जल की सतह पर समुद्री जल का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम चित्र देखते जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम ध्यान देते हैं तो सारी बातें हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं। उसी तरह अगला प्रश्न है कि ये तापमान 1500 मीटर गहराई में कितना दिखाई दे रहा है? यानी मध्य अक्षांश रेखा पर ही हमें कहाँ जाना है? 1500 मीटर गहराई में। इस प्रश्न में हम कहाँ थे? सतह पर थे। अब गहराई में जाना है तो हम कहाँ आएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो ये आ गए हैं 1500 मीटर गहराई में यहाँ पर। अब ये 1500 मीटर गहराई में अब मध्य अक्षांश रेखा प्रदेश का तापमान हमें देखना है। तो कितना हो रहा है ये तापमान? ये सीधा तापमान हम देख रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान 1500 मीटर गहराई में 5 डिग्री सेल्सियस हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, आलेख उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश का तापमान क्या दर्शाता है? यानी उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेशों में क्या तापमान होगा, इस आलेख के द्वारा हमें कैसे मालूम होगा? तो हम देखते हैं, उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश का तापमान दर्शाता है कि गहराई के अनुसार जल के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब उच्च अक्षांश रेखा कहाँ पर है? ये हमारी है उच्च अक्षांश रेखा। सब कुछ इस चित्र में दिया हुआ है, कुछ भी चित्र से बाहर नहीं है। ये गुलाबी जो रेखा दी हुई है, यह है उच्च अक्षांश रेखा। तो उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश का तापमान क्या है? अब ये एकदम स्थिर तापमान दिखा रहा है। ये कितना है? लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। 5 से पहले है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश का तापमान हम देखते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि इस तापमान में जल की गहराई के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं है। वो यहाँ पर सतह पर भी 4 डिग्री सेल्सियस है, 500 मीटर में भी 4 है, 1500 में भी 4 है, यानी वो हर जगह ये 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पृष्ठभाग से लेकर किसी भी गहराई पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस अर्थात एक समान है। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ये उच्च अक्षांश रेखा, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, एकदम स्थिर कांस्टेंट है ये, इसमें कहीं पे घुमाव या कम ज्यादा नहीं है। यानी ये और 5 से 1 डिग्री पहले है 4 डिग्री सेल्सियस। और ये चाहे सतह पर हम देखें, चाहे 500 मीटर गहराई में, चाहे 1000 मीटर गहराई में, या 1500 मीटर गहराई में, या 2000 मीटर गहराई में, सभी जगह तापमान स्थिर है। गहराई के अनुसार समुद्री जल का तापमान 500, 1000 और 1500 मीटर तक कितना है? गहराई में देखें, 500 मीटर गहराई, 1000 मीटर गहराई और 1500 मीटर गहराई में समुद्री जल का तापमान कितना है? तो इसका उत्तर है कि पृष्ठभाग से लेकर किसी भी गहराई पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। ये मैंने अभी आपको बताया। कितनी गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सभी ओर समान होता है? पृष्ठभाग से लेकर 2000 मीटर की गहराई के बाद तापमान सभी ओर समान होता है। अब एक चित्र के द्वारा हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि हम समुद्र की सतह से गहराई में जा रहे हैं और एक कहीं कहीं तापमान बदलता है, लेकिन एक गहराई के आने के बाद क्या होता है? इस गहराई पे आने के बाद फिर अब यह तापमान नीचे नहीं जा रहा है, ये स्थिर हो गया। और हम देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें समुद्र की सतह पर पड़ रही हैं, तो समुद्र की सतह का जो पानी है वो गर्म हो रहा है। हम उसके रंग में परिवर्तन थोड़ा सा देख रहे हैं। आपके समझने के लिए आसान है ये कि जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं समुद्र के जल पर, तो समुद्र का जल जो है पूरी जल गर्म होता है और बाद में ये किरणें, कुछ किरणें तो नीचे तक पहुंचती हैं और कुछ किरणें समुद्र की परावर्तित हो जाती हैं, यानी वापस लौट जाती हैं। तो जो किरणें समुद्र के तल तक पहुंचती हैं, तो उसके कारण क्या होता है? बढ़ती गहराई के अनुसार
सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम होते जाती है। सूर्य की उष्णता की तीव्रता सतह पर ज्यादा होगी, थोड़ा अंदर जाएगी तो उसकी जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और नीचे जाएगी तो गर्मी और थोड़ी कम हो जाएगी, और एक निश्चित गहराई तक जाने के बाद वो गर्मी एक स्थिर हो जाती है, वो उष्णता जो है वो स्थिर हो जाती है। समुद्री सतह से अधिकांश किरणें परावर्तित होती हैं, परंतु कुछ मात्रा में सूर्य किरणें समुद्री तल तक पहुंच जाती हैं। जैसे मैंने बताया, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, कुछ समुद्र के तल पर है और कुछ किरणें नीचे तक पहुंच गई हैं। इसके कारण क्या होता है? बढ़ती गहराई के अनुसार सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम होने लगती है। ऊपर जितना हमें पानी लाल दिखाई दे रहा है सतह पर, लाल मतलब उसका तापमान बढ़ा हुआ है, उतना थोड़ा नीचे तक दिखाई देता है कि कुछ लालिमा दिख रही है, यानी तापमान में कुछ बढ़ोतरी है। लेकिन हम जब एकदम हम नीचे देखते हैं तो ये पानी का रंग एक जैसा दिखाई दे रहा है, यानी पानी के तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं है। 2000 मीटर की गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सर्वत्र एक समान दिखाई देता है। ठीक है? गहराई के अनुसार समुद्री जल का तापमान, जैसे जैसे समुद्री सतह से नीचे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। समुद्री सतह पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ उष्णता की तीव्रता अधिक होती है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं उसकी सूर्य किरणों की तीव्रता कम होते जाती है और परिणाम स्वरूप तापमान भी कम होता जाता है। अधिक गहराई में समुद्री जल कभी जमता नहीं। यह पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है। भूवेष्टित समुद्र की तुलना में खुले समुद्र का तापमान कम होता है। अब ये नया शब्द एक आया, भूवेष्टित समुद्र। चलो जानते हैं क्या है ये भूवेष्टित समुद्र। भूवेष्टित समुद्र, यहाँ पर दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आसपास बहुत सारे प्रदेश हैं, रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और नीचे यहाँ ईरान है, यहाँ तेहरान है, यानी आसपास चारों ओर भूप्रदेश हैं और बीच में ये सागर का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बीच में ये सागर और चारों ओर से ये जमीन के द्वारा घिरा हुआ है। इसी चित्र का हम ये प्राकृतिक मानचित्र देखते हैं और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि चारों ओर यहाँ जमीन प्रदेश है और यहाँ से बीच में ये जो है पूरा जलीय प्रदेश है, ये सागर है और आसपास चारों ओर जमीन, यानी जमीन ने सागर को घेर रखा है। उसी तरह हम इस चित्र में देखते हैं सी ऑफ मार्मरा, ये यूरोप महाद्वीप में है। हम यहाँ देख रहे हैं टर्की है, यहाँ पर इस्तांबुल है। ये टर्की जो है वो दोनों महाद्वीपों में आता है, यूरोप में भी आता है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा उसका एशिया महाद्वीप में भी आता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में ये स्थान है जो जल से भू स्थानों से भू प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो ये यहाँ पर मार्मरा आइलैंड है, द्वीप समूह है, तो इसलिए इसको हम सी ऑफ मार्मरा कहते हैं। ये चारों ओर इसके जमीन है और बीच में ये जल क्षेत्र है। उसी तरह और एक हम देखते हैं, ये भी यूरोप महाद्वीप में है। इसके आसपास हम देख रहे हैं कि नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, इन सबके चारों ओर, इन सबके बीच में एक छोटा सा समुद्र है, समुद्री हिस्सा है जिसे हम बाल्टिक सागर या बाल्टिक सी के नाम से जानते हैं। तो हमने 3-4 चित्र देखे और हर चित्र में हमने देखा कि ये जो सागरीय हिस्सा है ये चारों ओर भू प्रदेशों से घिरा हुआ है। इसके पहले हमने जो मानचित्र देखा था ग्लोबल, जिसमें हमने जल संचय देखा था, सबसे बड़ा जल संचय, उसमें हमने देखा था कि वही समुद्र जो है खुला खुला है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो समुद्र है ये जमीन से घिरा हुआ है। तो ऐसे समुद्री हिस्से जो चारों ओर जमीन से घिरे होते हैं, या चारों ओर न भी हो तो 3 तरफ जमीन से घिरे हो और एक तरफ वो हल्की जलधारा के माध्यम से सागर से जुड़े होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं भूवेष्टित प्रदेश। भू मतलब जमीन,
तो जमीन से घिरा हुआ सागर जो है वो भूवेष्टित सागर या भूवेष्टित समुद्र। तो जैसे बाल्टिक सागर है, सी ऑफ मार्मरा है, ये सब जो है ये भूवेष्टित समुद्र है, जमीन से घिरे हुए हैं। अब देखते हैं भूवेष्टित समुद्र और तापमान का क्या संबंध है। तो जो खुले समुद्र हैं उनमें समुद्री प्रवाहों के कारण उनकी क्षारता कम होती है। भूवेष्टित समुद्र में प्रवाहों में रुकावट आने के कारण उनकी क्षारता बढ़ जाती है। अब जो खुला समुद्र है उसके आसपास आजू बाजू में कोई जमीन नहीं है, चारों तरफ एक ही तरफ जमीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जमीन से नदियां आके जुड़ रही हैं, उसमें मिल रही है, लेकिन बाकी तरफ तो वो खुला ही है। तो उस कारण वो क्या होता है कि खुला जो समुद्र होता है उसमें बहुत सारी जल धाराएं आके मिलती रहती हैं, तो इसलिए उनकी क्षारता कम होती है। लेकिन जो भूवेष्टित समुद्र है, जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, वहां पर ज्यादा धाराएं नहीं आती हैं, प्रवाहों में रुकावट रहती है, इसलिए ऐसे समुद्रों की क्षारता बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर से मीठा पानी, नदियों का मीठा पानी उसमें नहीं आ रहा है, तो वो समुद्र जो है उसकी क्षारता बढ़ जाती है, उसका खारापन बढ़ जाता है। भूवेष्टित समुद्र की क्षारता अधिक होने के कारण उस समुद्री जल का तापमान अधिक हो जाता है, इसकी तुलना में खुले समुद्री जल के तापमान की। यानी खुले समुद्री जल का तापमान कम होता है और भूवेष्टित समुद्र की क्षारता अधिक होने के कारण उस समुद्री जल का तापमान अधिक होता है। इस पाठ में हमने जाना समुद्री जल के गुणधर्म के बारे में। मुख्य रूप से हमने चर्चा की तापमान, क्षारता और घनत्व, इन तीन गुणों के बारे में बात की और हमारा ध्यान केंद्रित किया हमने तापमान इस मुद्दे पर। इसके अतिरिक्त हमने जाना भूवेष्टित समुद्र के बारे में। भूवेष्टित समुद्र और उसके तापमान पर भी हमने चर्चा की। तो आज हम यही विराम लेते हैं। अगले वीडियो में हम क्षारता और घनत्व जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आएगा। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार-बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।